Hello and welcome back to my channel which is Teacher Cool. आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ऑसिलेटर्स विच इज वन ऑफ द मोस्ट रिक्वेस्टेड टॉपिक, जो बार बार रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैम टॉपिक जो है ऑसिलेटर्स के ऊपर आप वीडियो बनाइए। टाइम थोड़ा सा इसलिए लगा क्योंकि ऑसिलेटर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर वो समझ अच्छे से ना आए तो थोड़ी सी कंफ्यूजन के कारण ही पूरा का पूरा टॉपिक जो है वो रह जाता है। इसीलिए टॉपिक को डिटेल में करने के लिए या एक अच्छे तरीके से करने के लिए उसका लाइनअप होना बहुत जरूरी है। क्या है ऑसिलेटर, क्यों चाहिए, कहाँ चाहिए, कैसे बनेगा, कैसे काम करेगा, कैसे उसका यूज होगा। सो उस पूरी लाइनअप को लाने में थोड़ा सा टाइम लगा, बट हियर वी आर वंस अगेन बैक विद यू विद द टॉपिक ऑफ ऑसिलेटर्स एंड टू बिगिन विद व्हाट बेटर ऑसिलेटर देन हार्टले ऑसिलेटर। सो हमारे टॉपिक के अंदर अभी हम कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स का सिलेबस विच इज मास्टर्स का सिलेबस, एंड वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है अगर आप चाहते हैं कि आपको टॉपिक एक बारे में गो थ्रू हो जाए, कि एक बार में ऐसा समझ में आए कि दोबारा आपको समझने की जरूरत ना पड़े। सो वीडियो को लास्ट तक बने रहना है। जो चैनल के ऊपर नए आए हैं, वेलकम टू आवर चैनल। चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर जरूर करना है। तो आज फिर बिना टाइम वेस्ट करें हम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो विच इज ऑसिलेटर्स। सो सबसे पहले ऑसिलेटर्स एज अ नेम सजेस्ट कोई ऐसा डिवाइस होने वाला है इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड जो मुझे ऑसिलेशंस प्रोवाइड करेगा। ऑसिलेशंस बहुत सारी तरह की होती है। रिपल्स जो बनते हैं वो एक ऑसिलेटिंग मूवमेंट रहती है। एक पेंडुलम भी ऑसिलेट करता है। अर्थ जो है वो ऑसिलेट कर रही है एक अलग फॉर्म में। तो हम बोलते हैं कि ऑसिलेशंस बहुत सारी तरह की हो सकती है। साइनोसॉइडल हो सकती है, स्क्वायर वेव हो सकती है, ट्रायंगुलर हो सकती है, स्वीपिंग वाली हो सकती है, एंड बहुत और भी तरह की हो सकती है। So basic definition of an oscillator will be an oscillator is an electronic device or a circuit that produces a periodic oscillating electronic signal। यहां पे हम इलेक्ट्रॉनिक्स की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब मुझे एक ऑसिलेटिंग सिग्नल चाहिए not after, but often a sinusoidal wave or a square wave or a triangular wave or a sweep wave, n number of examples। Oscillators generally और मोस्टली कन्वर्ट डीसी सोर्स टू एसी सोर्स। जहां पर भी देखो नाम अपने आप में ऑसिलेटरी है तो ऑसिलेशन, ऑसिलेटर्स, ऑसिलेटरी। सो जहां पर भी बात आती है कि ऑसिलेशन से वहां पर सिर्फ एक ही तरीके का सोर्स आ सकता है विच इज ऑल्टरनेटिंग सोर्स, एंड डायरेक्ट में हमेशा हमारे पास कोई भी ऑसिलेशन या फ्रीक्वेंसी जो है नहीं रहती है। सो बेसिकली जो ऑसिलेटर है वो क्या करेगा कि कभी कभी हमें एसी सोर्स चाहिए लेकिन वी डू नॉट हैव इट, तो हम डीसी सोर्स से एसी सोर्स को कन्वर्ट कर सकते हैं वाया ऑसिलेटर्स। तो ये आ गया इसका अपने आप से एक पहला यूज कि जहां पे भी हमें सोर्सेस को कन्वर्ट करना है। एंड वाइडली इट इज यूज्ड इन मेनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, जैसे कि डिजिटल क्लॉक जनरेटर्स होते हैं, कैलकुलेटर्स होते हैं, रेडियो एंड टेलीविजन ट्रांसमिशन के में भी यूज होता है। स्टूडेंट्स को समझाने के लिए वीडियो गेम्स के अंदर यूज होता है, या वीएफएक्स प्रोड्यूस करने होते हैं वहां पर ये चीजें यूज होती हैं, या फिर एक कॉन्टिन्यूस सिग्नल जो सिग्नल टावर रहता है एयरप्लेन्स के लिए ब्लिंक करती रहती है, या घर में जो डेकोरेटिव लाइट्स हैं वो भी एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद जो ऑसिलेट करती हैं। वहां पर हर जगह पर वहां पर हर जगह पर ऑसिलेटर्स यूज हो रहे हैं। हमारी कॉमन लाइफ में फैन चल रहा है, लाइट फ्लिकर हो रही है, फ्रिज काम कर रहा है, टीवी काम कर रहा है, रेडियो, मोबाइल, वीडियो गेम्स, हर जगह पे ऑसिलेटर्स जो है वो यूज हो रहे हैं। अब बेसिकली है क्या, अगर आप मुझे बोले कि मैम बिल्कुल इजी लैंग्वेज में आप एक बार ये बता दो कि ऑसिलेटर है क्या। ठीक है, ऑसिलेटर के लिए मैंने एक तार ली, उसको आधे पार्ट में कट किया, एक इंडक्टर ले लेते हैं, एक कैपेसिटर ले लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए एक और पेन उठा लेते हैं। सो द ग्रीन वन इज कैपेसिटर, ये मेरा है इंडक्टर। इन दोनों को मैंने दोनों तरफ से कनेक्ट कर दिया। अब कनेक्ट करने से पहले जो कैपेसिटर है उसको मैंने किसी भी सोर्स से यूज करके उसको चार्ज कर रखा है। इंडक्टर एज इट इज है सर्किट के अंदर, मैंने एक चार्ज कैपेसिटर को ऐड किया। अब कैपेसिटर क्या करेगा, ये चार्ज था, अब ये डिस्चार्ज होगा। डिस्चार्ज होगा तो इससे जो करंट है वो फ्लो करेगा इधर को। ठीक है,
करंट इधर जा रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है। मेरा जो इंडक्टर है वो क्या होने लग जाएगा, उसके अंदर इंड्यूस्ड करंट आएगा, करंट आएगा तो मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी, धीरे धीरे कैपेसिटर जो है वो डिस्चार्ज हो जाएगा, मेरा इंडक्टर चार्ज हो जाएगा। अब जब इंडक्टर चार्ज होगा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, जब कैपेसिटर मेरा फुली डिस्चार्ज हो चुका, अब ये करंट भेजने लग जाएगा। अब ये करंट भेजेगा तो ये डिस्चार्ज होगा, ये चार्ज हो जाएगा, दोबारा से ये चार्ज हो गया, लेकिन ये ऑपोजिट पोलैरिटी में अब की बार चार्ज हुआ है, तो करंट वापस इधर से फ्लो करेगा, ये चार्ज हो जाएगा, ये डिस्चार्ज हो जाएगा, फिर दोबारा ये नीचे से भेजेगा। सो बेसिकली हो क्या रहा है, चार्ज कैपेसिटर ने इंडक्टर को किया, इंडक्टर ने कैपेसिटर को किया, लेकिन उल्टा चार्ज कर दिया। कैपेसिटर ने वापस इंडक्टर को उल्टा चार्ज दिया, उसने वापस से उसको उल्टे का उल्टा किया, सीधा हो गया। तो एक बारी ऊपर की वेव फॉर्म गई, एक बारी नीचे की गई। तो बेसिकली मेरे पास क्या आ गया, ऑसिलेटरी वेव फॉर्म आ गई। वो कोई भी फॉर्म हो सकती है, जैसा कि हमने कहा कि इट कैन बी अ स्क्वायर वेव, इट कैन बी अ साइनोसॉइडल, और इट कैन बी अ कोसाइन, या फिर आपकी ट्रायंगुलर या स्वीपिंग एक्शन वाली कोई भी। सो दिस इज द बेसिक सर्किट ऑफ एन ऑसिलेटर। तो बेसिक कंपोनेंट क्या रहेंगे, सिर्फ एक कैपेसिटर रहेगा और इंडक्टर रहेगा। अब हमने बोला एक ऑसिलेटिंग वेव फॉर्म बनेगी, बट वी नो कि ये जो सर्किट है इसकी वायर का कुछ रेजिस्टेंस रहेगा ऑब्वियसली, हम आइडियल कंडीशंस में नहीं जा सकते। जो कैपेसिटर है उसकी कुछ कैपेसिटेंस के कारण भी वो कुछ रेजिस्टेंस शो करेगा, इंडक्टर भी कुछ रेजिस्टेंस ऑफर करेगा। तो विद टाइम मेरी जो ऑसिलेशंस बनेंगी, जो मेरी यहां पर ऑसिलेटरी वेवफॉर्म आनी चाहिए कुछ इस तरीके से, वो क्या हो जाएगी, डैम्प्ड हो जाएंगी ड्यू टू हीट लॉसेस, क्योंकि हीट प्रोड्यूस होगी जब करंट फ्लो करेगा तो यहां पर, राइट। तो जो मेरा बेसिक ऑसिलेटर होता है उसमें हमेशा क्या बनती है, डैम्प्ड ऑसिलेशंस बनती है। क्लियर है, दिस इज द इंट्रोडक्शन कि भाई हमारा ऑसिलेटर भाई है कौन। अब ऑसिलेटर्स कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ मल्टीपल थिंग्स। ऐसा नहीं है कि आप एक बारे में बोल दो ऑसिलेटर 4 तरह के, ऐसा नहीं है। कुछ छोटे छोटे सब पार्ट्स बनाए गए हैं, जैसे कि जो हमारा ऑसिलेटर है, देखो कॉमन सी बात समझ में आ रही है कि एक बेसिक कंपोनेंट से ऑसिलेटर हमेशा डैम्प्ड ऑसिलेशन बनाएगा। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं इस सर्किट में हमें कोई ऐसी एडिशन करनी पड़ेगी जो इसको फीडबैक देगा और इन लॉसेस को ओवरकम करेगा। सिंपल सी बात। तो उस फीडबैक के लिए कौन सा फीडबैक, कितनी तरह के हमारे ऑसिलेटर हो सकते हैं, एक तो पॉजिटिव फीडबैक हो सकता है, एक नेगेटिव फीडबैक हो सकता है, 2 टाइप्स आगे। सेकेंड इज आउटपुट की जो वेव फॉर्म है उसके बेसिस पे हम डिफाइन कर सकते हैं कि कितने टाइप्स हैं, भाई साइन वेव, स्क्वायर वेव, स्वीप वेव, ट्रायंगुलर वेव, कौन सी वेव बनाएगा, हर टाइप का एक अलग आ जाएगा कैटेगरी। आउटपुट फ्रीक्वेंसी कैसी होगी, ये भी एक कैटेगरी है कि भाई हमें कभी कभी लो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर्स चाहिए होते हैं जहां पे हमें लो फ्रीक्वेंसीज में काम करना है। ऑडियो जो हम सुनते हैं, बूफर्स हैं, वो जो बूफर्स के अंदर ऑसिलेटर्स है वो कौन सी फ्रीक्वेंसी पे काम करनी चाहिए, ऑडियो फ्रीक्वेंसी पे करनी चाहिए। रेडियो ट्रांसमिशन वाले रेडियो फ्रीक्वेंसी पे करनी चाहिए। अब इनको एक दूसरे की जगह पे फिट नहीं कर सकते। ऐसे ही हाई और वेरी हाई फ्रीक्वेंसी वाले भी हमें ऑसिलेटर्स चाहिए होते हैं। अब देखो, जब एक ऑसिलेटर बना लिया तो कहीं ना कहीं उसे कंट्रोलर भी चाहिए। अब उस ऑसिलेशंस को कंट्रोल कैसे किया जा रहा है उसके बेसिस पे हमारी कैटेगरीज आ गई, विच इज फ्रीक्वेंसी कंट्रोलर। तो मेरे आरसी ऑसिलेटर बन सकता है, उसके बाद एलसी ऑसिलेटर बन सकता है, फिर हम क्रिस्टल की जो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज होती हैं उसको यूज करके ऑसिलेटर बना सकते हैं। लास्ट आ जाता है कि आउटपुट फ्रीक्वेंसी की नेचर क्या है। ये थी उसकी क्वांटिटी, ये है उसकी नेचर क्या है। क्या वो फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी देगा, जैसे ऑडियो में मुझे या रेडियो ट्रांसमिशन में एक फिक्स फ्रीक्वेंसी चाहिए, भाई इतनी रेंज से इतनी चाहिए होती है। लेकिन वेरिएबल फ्रीक्वेंसी में क्या आ जाएगा, बूफर, कि हमें जब वॉल्यूम कम करते हैं तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो कम हो जाती है, लेकिन हम ट्रेबल और वो सब बढ़ा सकते हैं, तो वहां पर वेरिएबल भी चाहिए, ट्यून करने वाला भी होना चाहिए। सो बेसिकली ये 5 ऐसे टाइप्स रहेंगे, ऐसे क्लासिफाइंग आप बोल सकते हैं बेसिस रहेंगे जिनके ऊपर हम ऑसिलेटर्स को डिफाइन कर सकते हैं। ऑल्सो इनको देख के आपको अभी तक पता लग गया होगा कि ऑसिलेटर्स बहुत सारी तरह के होते हैं, लेकिन कुछ ऑसिलेटर्स जो हैं आप कह सकते हैं हम साइंटिस्ट के, रिसर्चर्स के, टीचर्स के, फिजिसिस्ट के या फिर मैकेनिक्स के कुछ फेवरेट्स रहते हैं।
क्यों रहते हैं? क्योंकि वो थोड़े से इजी होते हैं, या उनका सॉलिड एक बैकअप रहता है, एक फीडबैक रहता है, एक उनकी रेजिस्टेंस कम रहती है ओवरकम करने के लिए, एक साइज कॉम्पैक्ट रहता है, एंड ऐसे ही जैसे ये रीजंस है, बहुत सारे रीजंस के कारण मेन 4 ऐसे ऑसिलेटर्स हैं जो हम डिटेल में स्टडी करते हैं, जिसमें से सबसे पहला नाम आता है हार्टले ऑसिलेटर, देन कॉलपिट ऑसिलेटर, देन आरसी फेज शिफ्ट, जो हम वीडियो बाय वीडियो करेंगे। तो आज का टॉपिक इज डेडिकेटेड टू हार्टले ऑसिलेटर। यहां तक आई होप ऑसिलेटर्स कहां क्या है, कैसे हैं, क्यों है, वो आपको समझ आ चुका है। सो अब चलते हैं हमारे आज के टॉपिक पे, विच इज हार्टले ऑसिलेटर। पहली चीज, लेट मी बी वेरी क्लियर, इलेक्ट्रॉनिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो अगर समझ आ गया तो इट इज जस्ट प्लस माइनस, लेकिन कहीं पे भी कंफ्यूजन रह गई तो आप उसको बहुत मुश्किल समझने लग जाते हैं। तो वी हैव ट्राइड कि हर टॉपिक को बहुत ही इजी बनाया जाए, तो वीडियो को लास्ट तक देखना जरूरी है, बिना स्किप किए देखना जरूरी है, ताकि एक एक स्टेप आपको क्लियर हो और टॉपिक मक्खन की तरह इजी हो जाए। तो चलते हैं वापस अपने टॉपिक के ऊपर। हार्टले ऑसिलेटर, जैसे कि आपको सामने दिख रहा है, ऑब्वियसली कोई साइंटिस्ट होगा हार्टले नाम का जिन्होंने ने बनाया था। सो द सेम थिंग, यहां पर ऑसिलेटर्स की हमने बात की कि वो बहुत सारे तरह के होते हैं, वहीं से आता है कि जो हार्टले ऑसिलेटर, इट इज ऑल्सो काइंड ऑफ ऑसिलेटर जो सबसे पहले इट जनरेट्स अ साइनोसॉइडल। तो हमारे पास आ गया टाइप ऑफ आउटपुट वेवफॉर्म साइनोसाइडल, ठीक है। साइनोसॉइडल वेव ये आउटपुट में देगा एंड ये कन्वर्ट करेगा यूनिडायरेक्शनल करंट फ्लो फ्रॉम अ डीसी टू एसी। ऑब्वियसली जो ऑसिलेटर है वो डीसी टू एसी कन्वर्ट करता है, एंड ऑफ डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी ये हमें बाहर निकाल के देगा, ठीक है। उसके बाद यूजिंग एल और सी करेगा, तो इसका मतलब जो फ्रीक्वेंसी कंट्रोलर है वो कौन सा है? एलसी है, ठीक है। देन उसके बाद हार्टले वॉज इन्वेंटेड बाय अमेरिकन इलेक्ट्रॉनिक्स रिसर्चर जिनका नाम था रैल्फ हार्टले, और ये कब बनाया गया था? 1915 में बनाया गया था। उसके बाद जो हार्टले ऑसिलेटर है वो प्रोड्यूस करता है अनडैम्प्ड साइन वेव इन द रेडियो फ्रीक्वेंसी। रेडियो फ्रीक्वेंसी, तो यहां से रेडियो फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो इसका मतलब यहां से काफी सारी प्रॉपर्टीज को उठा के हमने एक उठाया है जिसमें तीन चार चीज सेटिस्फाई हो रही है। सो इट इज माय हार्टले ऑसिलेटर। थोड़ा बहुत रीजन आपको पता भी लग गया होगा क्यों फेवरेट है, क्योंकि तीन प्रॉपर्टीज ये उठा कर देता है, एंड ऑल्सो इट इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर वन। सबसे ज्यादा पॉपुलर, मिस्टर पॉपुलर इन ऑसिलेटर्स इज हार्टले ऑसिलेटर। आपको रीजन पता लग ही गए हैं क्योंकि बहुत सारी जगह पे इसके एप्लीकेशंस आते हैं। अब चलते हैं कंस्ट्रक्शन के ऊपर बहुत जल्दी। कंस्ट्रक्शन में देखो ज्यादा कुछ नहीं है। सबसे पहले अगर आपको दिख रहा है ये एक ब्लू सर्कल जो मैंने बनाया है, दिस इज माय टैंक सर्किट, टीसी, मतलब जो मेरा बेसिक कंपोनेंट है ऑसिलेटर का, विच इज द टैंक सर्किट जिसे हम बोलेंगे, वही है सी। कैपेसिटर लगा रखा है और इधर मैंने L2 एंड L1 रखा है। ये क्यों लिखा है? क्योंकि दिस इज द स्पेशलाइजेशन ऑफ हार्टले ऑसिलेटर। इसके अंदर एक ही इंडक्टर वायर को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है टू मेक देम L1 एंड L2, एंड सेंटर पॉइंट के ऊपर एक पोर्ट दिया गया है, एंड ये जो L1 एंड L2 है, दीज आर कनेक्टेड इन सीरीज, जो कि हमें दिख रहा है, एंड इट इज म्यूचुअली कनेक्टेड विद L डैश, जो मुझे आउटपुट वोल्टेज देगा, ठीक है। ये चीज तो समझ आ गई कि भाई ये एक टैंक सर्किट है और यहां पर मेरा आउटपुट है, ठीक है। अब देखो जो ग्रीन वाला एक बॉक्स बना रखा है, ग्रीन बॉक्स इज माय एम्पलीफायर सर्किट। दिस इज माय एम्पलीफायर सर्किट। सो बेसिकली बेचारा जो ऑसिलेटर है वो मुश्किल नहीं है। इस ऑसिलेटर को अनडैम्प्ड बनाने के लिए जो एम्पलीफायर यूज करा गया वो थोड़ा सा देखने में डरावना है, लेकिन नहीं है। अगर एक्सप्लेन करा जाए अच्छे से तो नहीं है। सो बेसिकली हम एक ट्रांजिस्टर यूज करने वाले हैं। ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर भी हमारे कुछ टॉपिक्स हैं जो रहते हैं, जो हम अभी डिटेल में करेंगे। सो नो वरीज। लेकिन अभी हम सिंस ऑसिलेटर वाज रिक्वेस्टेड, तो हम डायरेक्टली
वी जंप टू ऑसिलेटर्स। ये वाला पार्ट क्यों बना, कैसे बना, हम ऑलरेडी, नॉट ऑलरेडी बट आने वाले टाइम में बहुत जल्दी करने वाले हैं, वहां पर भी क्लियर हो जाएगा। लेकिन आज इसका जो यहाँ पे यूज है वो आपको समझ आ जाएगा। यहां से हमने बोला था कि जो एलसी का बेसिक कंपोनेंट है वो एक डैम्प्ड ऑसिलेशन बनाता है, मुझे इससे इसको यहां लेकर आना है। सो मेरे को क्या चाहिए, फीडबैक चाहिए। सो बेसिकली एल से मैंने एक फीडबैक लिया जो सबसे पहले दिख रहा है और वो यहां से आकर यहां गया, ठीक है। सो यहां से होगा क्या, बेसिकली क्या होगा, यहां से हमने कंस्ट्रक्शन में देखा सबसे पहले तो सिंगल कॉइल इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स L1 एंड L2 कनेक्टेड इन सीरीज म्यूचुअली कपल टू L डैश जो मुझे आउटपुट देगा एंड इन पैरेलल टू C क्योंकि L एंड C कनेक्टेड पैरेलल होते हैं ऑसिलेटर्स में। उसके बाद जो L2 है, अब L2 देखो, L2 है ऊपर वाला, उसका वन कॉर्नर जो है, वन साइड ऑफ L2 इज कनेक्टेड टू कलेक्टर। जो ट्रांजिस्टर है एरो से हमें दिख रहा है, दिस इज NPN, यहां पे मैं लिखती हूं NPN ट्रांजिस्टर ये है। सो दिस इज माय कलेक्टर, दिस इज बेस एंड दिस इज एमिटर, राइट, कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में है। सो मेरा जो L2 का वन कॉर्नर है इट इज कनेक्टेड टू कलेक्टर टर्मिनल वाया C2, वन कनेक्टेड टू कलेक्टर वाया C2, वेयर एज अनदर वन इज ये वाला पॉइंट, ये कहां से कनेक्टेड है, इट इज कनेक्टेड टू कॉमन एमिटर थ्रू CE, इट इज कनेक्टेड टू कॉमन एमिटर वाया CE, ये वाला CE। अब ये जो CE है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वो बताते हैं क्यों करता है। उससे पहले L1 का देख लेते हैं। L1 का ऑब्वियसली जो एक कॉर्नर है वो L2 से मैच हो रहा है तो उसका सेम लिखेंगे, इट इज कनेक्टेड टू कॉमन एमिटर वाया CE। और जो दूसरा है नीचे वाला, ये वाला, इट इज कनेक्टेड टू द बेस टर्मिनल वाया C1। कहां गया L1 का, अनदर कनेक्टेड टू बेस वाया C1। सो बेसिकली क्या होगा, यहां से जो मेरी डैम्प बन रही है यहां से जाएगा, फीडबैक आएगा, ट्रांजिस्टर के अंदर एम्पलीफाई होगा, एम्पलीफाई होके वाया C2 दोबारा इसके अंदर आएगा और जो भी हीट लॉसेस मेरे इंडक्टर में होंगे वो उनमें एडअप होगा और मुझे आउटपुट जो है वो अनडैम्प मिलेगी। सो ये मेरी पूरी स्टोरी रहने वाली है, पूरा सस्पेंस मैंने खत्म कर दिया है इस मूवी का, तो होने वाला यही है। अब देखते हैं कैसे। नाउ R1 एंड R2, देखो R1 R2 बहुत छोटे क्लासेस में भी हमने जब पैरेलल कनेक्शन या सीरीज कनेक्शन देखा था तो बेसिकली क्या करते थे, पोटेंशियल को डिवाइड किया करते थे। सेम वे यहाँ पे R1 एंड R2 जो है वो क्या करेंगे, दे विल वर्क एज पोटेंशियल डिवाइडर्स, ताकि जो मेरा NPN ट्रांजिस्टर है उसकी प्रॉपर बायसिंग रह सके। अगर उसकी बायसिंग गड़बड़ हो गई तो पूरा एम्पलीफिकेशन का गेन वगैरह हिल जाएगा। यहां पे आती है बात RE। अब RE क्या करेगा, ये करेगा बायस स्टेबलाइजेशन का काम, या फिर ऑपरेटिंग पॉइंट जो है यहां का उसे स्टेबल करेगा। इसको एक्सप्लेन कर देते हैं कि कैसे करेगा। देखो यहां से अगर करंट इधर से आया, अगर करंट इधर से आता है विच इज द AC करंट, AC करंट की मैं बात कर रही हूं, अगर AC करंट यहां से आता है, ठीक है, CE जो है उसकी जो इंपिडेंस है XC वो क्या होगी, 1/2 पाई न्यू C, ठीक है। तो अगर तो DC है, DC की फ्रीक्वेंसी 0, इसका मतलब इसकी इंपिडेंस बहुत हाई हो जाएगी, तो जो CE है वो DC को अपने अंदर से पास नहीं करने देगा। वेयरएज अगर AC होगा तो उसकी कुछ फ्रीक्वेंसी होगी उसको वो पास करने देगा, तो AC करंट को वो पास करने देगा, ठीक है। और ये हमें AC जो करंट है जो एमिटर से आएगा उसे CE से पास कराना क्यों जरूरी है, वो इसलिए जरूरी है कि अगर करंट मेरा CE से पास ना होके RE पे चला गया, RE इज रेजिस्टेंस, अगर मेरा करंट यहां से चला गया IE, तो IE इंटू RE मुझे क्या देगा, एक पोटेंशियल ड्रॉप दे देगा अक्रॉस एमिटर। पोटेंशियल ड्रॉप होने के कारण जो मेरे ट्रांजिस्टर का पूरा एम्पलीफाइंग गेन है वो हिल जाएगा, वो कम हो जाएगा, वो काम नहीं करेगा,
तो मेरा पूरा इतना सर्किट बनाने का जो पर्पस है वो बेकार जाएगा। सो इसलिए जो सीई है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। उसके बाद जो सीई है वो एमिटर बाईपास कैपेसिटर उसे बोलेंगे। ऑल्सो आरएफसी इज रेडियो फ्रीक्वेंसी चोक, का है ये रहा, रेडियो फ्रीक्वेंसी चोक इसको बोलते हैं, विच अलाउज डीसी एंड ब्लॉक्स एसी। वाई आरएफसी, ये बेसिकली है क्या, इंडक्टर। इंडक्टर की इंपिडेंस क्या रहती है, इट इज 2 पाई न्यू इंटू एल। ठीक है, सेम लॉजिक, अगर मेरे पास डीसी सोर्स आएगा, डीसी की फ्रीक्वेंसी 0, तो ये इंपिडेंस उसको क्या देगा, 0। तो ये वाला जो आरएफसी है ये मेरे डीसी करंट को फ्लो होने देगा, वेयर एज एसी को ब्लॉक कर देगा। जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ज्यादा इंपिडेंस होगा और वो उसे पास नहीं होने देगा। सो बेसिकली इट इज रेडियो फ्रीक्वेंसी चोक जो इस पूरे सर्किट को कंट्रोल करेगा। C1 एंड C2, ये वाला C2 एंड C1 ये क्या कर रहे हैं, फिर से डीसी करंट को, बाय चांस अगर कहीं से करंट लीक हो जाता है डीसी करंट, उसे ये ब्लॉक करने का काम करेंगे। कंस्ट्रक्शन आई होप सबको समझ आ गया, सो दैट वी कैन मूव ऑन टू आवर वर्किंग। स्टार्ट करते हैं की से। सर्किट हमारा पूरा बन गया है, नाउ वी आर डूइंग द वर्किंग। मैंने की को प्रेस किया, जैसे ही की को प्रेस करा करंट क्या करेगा, फ्लो करेगा, R1 में जाएगा, R1 से बेस में जाएगा, बेस से करंट क्रॉस करके C2 को क्रॉस करके आएगा और C को चार्ज करना स्टार्ट कर देगा। हम यहां पे स्टेप्स लिख देते हैं। VCC से करंट गया पहले R1, R1 से गया बेस में, बेस से गया NPN ट्रांजिस्टर में, NPN ट्रांजिस्टर से गया C2 एंड C2 से जाके उसने चार्ज करना शुरू कर दिया C को। C की यहां पर चार्जिंग स्टार्ट हो गई। ठीक है, वेरी क्लियर। अब हुआ क्या, जो मेरा C है वो चार्ज हो गया। चार्ज हो गया तो हम फेज 2 में आ जाते हैं। चार्ज हो गया तो C क्या करेगा, फिर डिस्चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा। डिस्चार्ज कहां से होगा, L1 एंड L2 में होगा, जहां से मेरी मैग्नेटिक फील्ड जो है प्रोड्यूस हो जाएगी। मैग्नेटिक फील्ड जब प्रोड्यूस हो जाएगी तो क्या होगा, ये डिस्चार्ज हुआ था, ये दोबारा से कैपेसिटर की चार्जिंग शुरू कर देगा। लेकिन इस बीच में हीट लॉसेस होंगे, जिसके कारण जो कैपेसिटर है वो दोबारा चार्ज नहीं हो पाएगा। दोबारा चार्ज नहीं होगा तो इंडक्टर पे कम जाएगा। तो बेसिकली मेरे पास जो वेव फॉर्म आएगी वो कैसी आएगी, वेवफॉर्म विल बी डैम्प्ड। ऑल्सो जब इंडक्टर ने मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू से चार्ज किया तो वो क्या कर देगा, C डैश कर देते हैं। डैश का मतलब ऑपोजिट पोलैरिटी, बेसिकली 180 डिग्री का फेज चेंज। ठीक है, लेकिन हमें कैसी चाहिए, हमें वेवफॉर्म चाहिए जो कि अनडैम्प्ड हो। तो उसके लिए क्या करेंगे, यहां से आगे जाएंगे, जो हमारी L1 जो इंडक्टर है उसके साथ साथ यहां से वापस आएंगे, C1 के थ्रू होते हुए दोबारा से हम NPN के अंदर घुस जाएंगे, जो मेरा क्या हो जाएगा, फीडबैक मैकेनिज्म हो जाएगा। फीडबैक इफ यू डू नॉट रिमेंबर, थोड़ा सा मैं बता देती हूँ, जो एम्पलीफायर्स होते हैं कुछ इस तरीके से होते हैं। ये मेरा आउटपुट रहता है V0, ठीक है, यहां से मेरा एक नेगेटिव रहता है एक पॉजिटिव रहता है। तो हम क्या करते हैं, आउटपुट में से ही इनपुट के अंदर वापस से एक पोर्शन को ऐड करते हैं, दिस इज पॉजिटिव फीडबैक। लेकिन अगर इसे उल्टा कर दे, विच इज नेगेटिव पॉजिटिव, टू टर्मिनल्स विच इज आउटपुट V0, और यहां से कर दे तो ये मेरी आती है नेगेटिव फीडबैक। सो सेम वे हम यहां से क्या कर रहे हैं, एक फीडबैक दे रहे हैं कि आउटपुट से एक कंपोनेंट को लिया और दोबारा से पूरे सर्किट में उससे इनपुट करा दिया। ऑल्सो ये मेरा क्या रहेगा, एक पॉजिटिव फीडबैक रहेगा। यहां से जब एक सर्किट जाएगा, क्योंकि वो इंड्यूस हो चुका है, तो मेरा जो सर्किट जा रहा है वो कितने का फेज शिफ्ट दे रहा है, यहां पे 180 डिग्रीज का। ठीक है, जो NPN ट्रांजिस्टर है
वो कितने का फेज शिफ्ट देगा? अगेन 180 डिग्री का। सो बेसिकली मेरे पास जब मेरा एक कंपोनेंट यहां से घुस निकल के वापस इधर आएगा तो उसमें टोटल कितना फेज शिफ्ट हो जाएगा? इट विल बी 180 प्लस 180 विच इज 360 एंड विच इज इक्वलेंट टू 0 डिग्री। तो इसका मतलब जो मेरी वापस से घूम के वेव फॉर्म आएगी वो दोबारा क्या आ जाएगी? ओरिजिनल में जो आ रही थी वही ऐड होता जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आउटपुट में मैडम फिर तो ऑपोजिट पोलैरिटी का तो खत्म हो गया। नो, ऑसिलेशंस प्रोड्यूस हो रही है, लेकिन जहां से मेरा कैपेसिटर को एक चार्जिंग मिल रही थी वो जो सिग्नल है वो चेंज नहीं हो रहा है, ना तो फीडबैक में चेंज आ रहा है ना ही ओरिजिनल में चेंज आ रहा है। राइट? तो हुआ क्या? एक बार फिर से हमारा करंट यहां से गया था और यहां से आके सी को चार्ज किया था, उसके बाद यहां से उसने एक दूसरे को चार्ज डिस्चार्ज का एक साइकिल स्टार्ट हुआ जिसके कारण डैम्प्ड ऑसिलेशन आई। डैम्प में से हमने आउटपुट का कंपोनेंट उठाया, C1 के थ्रू जाते हुए एनपीएन से दोबारा से जहां से इनपुट आता था उसमें उसको ऐड कर दिया, एक फीडबैक दे दिया जिसके कारण अब मेरी जो ऑसिलेशंस आएंगी वो अनडैम्प्ड आएंगी। क्लियर है? ऑल्सो यहां पर जो हम फीडबैक दे रहे हैं वो कितना होना चाहिए, ये भी बहुत जरूरी बात है, क्योंकि उससे चेंज क्या आएगा? वी आर सेइंग कि सपोज मैंने इनपुट दिया 10, मेरा एक साइकिल के बाद आया 9, एक साइकिल के बाद आया 10, इस तरीके से -1 का चेंज आता जा रहा था। ठीक है, अब मैंने यहां से एक फीडबैक अलग से दिया तो उसके कारण क्या होगा कि मेरा -1 का जो चेंज आ रहा था जिसके कारण 10 से 9 हो रहा था, तो मैं क्या कर रही हूं, ओरिजिनल को 11 कर देती हूँ, वो दोबारा से 10 हो जाएगा, फिर दोबारा 11 कर देती हूँ, वो 10 हो जाएगा। सो बेसिकली एक ही स्टेप रिपीट 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 हो रहा है। ऑल्सो यहां से एक चीज समझ में आ रही है कि मेरा फीडबैक जो है वो कांस्टेंट है, और कितना है? जितना मेरे में लॉसेस आ रहे हैं। टैंक सर्किट के अंदर जो लॉसेस होते हैं वो किसके कारण होते हैं? हीट लॉसेस के कारण। अब अगर मेरा फीडबैक लॉसेस से ज्यादा है तो मेरे क्या हो जाएंगे? एम्पलीट्यूड राइज करने लग जाएगा, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। अगर मेरा फीडबैक हीट लॉसेस से कम है तो मेरा होगा क्या? फिर से डैम्प्ड ऑसिलेशंस आएंगी। इसीलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो भी मेरा फीडबैक रहेगा वो कितना होना चाहिए? इट शुड बी इक्वलेंट टू हीट लॉसेस। ऑल्सो फेज शिफ्ट का हमने पंगा वैसे ही खत्म कर दिया, क्योंकि 180 का फेज शिफ्ट तो यही दे रहा था, 180 का मेरे एम्पलीफायर ने दे दिया, तो टोटल मिला के 360 डिग्री का मेरा फेज शिफ्ट हो गया। तो मेरा आउटपुट पे जो है कोई भी फेज शिफ्ट नहीं आएगा। तो यहां से अब सिंस L1 L2 और L डैश जो है वो म्यूचुअली भी कपल्ड है, तो यहां से आई विल गेट माई V नॉट। ठीक है, आउटपुट मेरा निकल के आ जाएगा, एक ऑसिलेटिंग वोल्टेज निकल के आएगी विच विल बी अनडैम्प्ड, जो इस पूरे के पूरे सर्किट का सोल पर्पस था कि एक साइनोसॉइडल यूनिडायरेक्शनल रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी का ऑसिलेटिंग वेवफॉर्म ये निकाल के देगा, ऑल्सो रेडियो फ्रीक्वेंसी के बीच में देगा। राइट? अब हम बात कर रहे हैं रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी। देखो, रेडियो फ्रीक्वेंसी रेंज में लेने के लिए हमें रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी चाहिए। साइनोसॉइडल हमारा आ गया है, ऑसिलेटिंग वो ऑब्वियसली है, ऑल्सो इन फेज है क्योंकि हमने 2 बार फेज शिफ्ट किया, तो रिक्वायर्ड सिर्फ क्या रह गया? एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी जो हमें चाहिए वो हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, उसके लिए हम इलेक्ट्रॉनिक्स वाले हैं तो फॉर्मूला तो जरूर लगाएंगे। सो अब बात करते हैं फॉर्मूला की, तो विल से frequency of the undamped oscillations produced by Hartley oscillator will be, frequency will be 1 by 2 pi अंडर द रूट LC। सो ये मेरा बेसिक फॉर्मूला रहेगा जिसके अंदर C नॉर्मल मेरा कैपेसिटेंस है, वेयर एज जो L है, L का वैल्यू विल बी L1 प्लस L2 क्योंकि वो सीरीज में है, ऑल्सो प्लस M, जो कि M क्या है मेरा? इट इज द कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस।
m will be my coefficient of mutual inductance जो मेरे आउटपुट के साथ है, एंड विद दिस फॉर्मूला आई कैन कंट्रोल कि कितना L रखना है कितना C रखना है, सो दैट जो मेरी आउटपुट वेवफॉर्म की फ्रीक्वेंसी आए वो मेरी डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी रहे। फॉर्मूला मेरा आ गया है, आउटपुट मेरा आ गया है, इन फेज आ गया है, मेरे पूरे टॉपिक का एक सोल पर्पस निकल के आ गया है। सो या विद दिस वी फिनिश द टॉपिक ऑफ हार्टले ऑसिलेटर्स, जो बड़ों को बहुत कंफ्यूजिंग लगता है, बट इट इज वेरी 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 इजी। कुछ नहीं है, एक टैंक सर्किट है, टैंक सर्किट के साथ सिर्फ एम्पलीफायर लगा दिया और वो फीडबैक दे रहा, दैट्स इट, और कुछ नहीं है। ये एक घिसा पिटा LC वाला फॉर्मूला है जो फ्रीक्वेंसी देगा, लेकिन यहाँ पे L1 प्लस L2 प्लस M आ जाएगा, दैट्स इट। वहां से आपकी आउटपुट जो है वो निकल के आ जाएगी, विच इज अनडैम्प्ड साइनोसॉइडल वेव इन radio frequency range. So yes, with this I finished this video. This was all about Hartley oscillator. With the next video we'll bring you the topic of Colpert oscillator and एक एक करके all the major oscillators we'll be covering. So तब तक के लिए भूलना नहीं है, लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है एंड आगे जरूर शेयर करना है। कोई भी डाउट रहता है आप कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं, हम जरूर उसको रिवर्ट बैक करेंगे, आपकी रिक्वेस्ट के ऊपर वीडियोस भी बनाएंगे। सो यस, विद दिस गुड बाय एंड सी यू सून अगेन।